किसी भी देश का इतिहास एकल इतिहास नहीं होता है। जिस प्रकार किसी समाज में किसी मनुष्य का इतिहास समाज में रहने वाले अन्य मनुष्यों से जुड़े होते हैं, वैसे ही किसी देश का इतिहास अन्य देशों से जुड़े होते हैं। इस प्रकार किसी देश का इतिहास सिर्फ उसके भीतर की एकल कहानी नहीं होती। यह एक जटिल जाल की तरह होता है जिसमें विभिन्न घटनाएं, संस्कृतियां और जनादेश आपस में जुड़े होते हैं। भारत का इतिहास विशेषकर 19वीं और 20वीं सदी के मध्य अन्य देशों के साथ गहरे संबंध में बदलता गया। इस दौर में हम भारत के राजनीतिक उथल-पुथल और वैश्विक घटनाओं के एकीकरण को देख सकते हैं। आइए इसे हम 1930 ईस्वी से 1990 ईस्वी के बीच भारत के ऐतिहासिक अध्ययन से इस बात को समझने की कोशिश करें। 1931 ईस्वी की फरवरी की एक सुबह भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन और लेडी इरविन ने 31 तोपों की जोरदार सलामी के साथ 6 घोड़ों द्वारा खींची गई गाड़ी में वायसराय हाउस छोड़ा। वे नई दिल्ली के उद्घाटन समारोह में जा रहे थे, जो ब्रिटिश भारत की नई राजधानी थी और पिछली सहस्राब्दी में निर्मित ऐतिहासिक शहर दिल्ली का 8वां पुनर्जन्म था। भव्य आयोजन के लिए सप्ताह भर चलने वाले समारोह की योजना बनाई गई थी, जिसमें भोज, स्वागत समारोह और पोलो टूर्नामेंट जैसी गतिविधियां शामिल थे। 1911 ईस्वी से 1931 ईस्वी की अवधि के 20 वर्षों में बनकर तैयार हुई नई दिल्ली अपने भव्य वृक्ष पंक्तिबद्ध बुलेवार्ड और भव्य इमारतों के साथ ब्रिटिश साम्राज्य की महिमा और शक्ति का प्रतीक थी। किंग्सवे, जिसे आजकल राजपथ कहा जाता है, नामक मुख्य सड़क के अंत में रायसीना हिल के ऊपर स्थित 340 कमरों वाला भव्य वायसराय हाउस, अब राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली का मुख्य केंद्र बिंदु था। यह वास्तव में आश्चर्यजनक तथ्य है कि मात्र 64,000 ब्रिटिश नागरिकों ने 35 करोड़ या 350 मिलियन से अधिक भारतीयों के जीवन को न केवल नियंत्रित किया, वरन भारत की विशाल आर्थिक संपदा को भारत से ले जाकर ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन बना रहे थे। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से ही भारतीय राजनीतिक नेताओं द्वारा स्वतंत्रता या अधिक स्वायत्तता की मांग जोर पकड़ती जा रही थी। महात्मा गांधी सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे थे, जिन्होंने अहिंसक विरोध के लिए अपनी अपील से पूरे देश में लाखों लोगों को प्रेरित किया। ब्रिटिश अधिकारी निस्संदेह बढ़ते आंदोलन से परेशान थे, फिर भी वे एक प्रभावशाली स्थिति में थे। प्रशंसित अंग्रेजी लेखक H.G. वेल्स ने भारत में ब्रिटिश शासन को आंतरिक रूप से अनिश्चित लेकिन बाहरी रूप से शानदार के रूप में वर्णित किया है। इस बीच भारत के पश्चिम में हजारों किलोमीटर दूर एक तूफान आ रहा था और यह मानव इतिहास में किसी भी अभूतपूर्व पैमाने पर दुनिया भर में हिंसा, मृत्यु और विनाश का कारण बनने वाला था। इस घटना से तत्कालीन प्रचलित विश्व व्यवस्था बाधित होने वाली थी, जिससे एशिया और अफ्रीका पर सदियों से चली आ रही यूरोपीय प्रभुता समाप्त होने वाली थी। ब्रिटेन का मुकुट रत्न भारत, ब्रिटेन्स क्राउन जूल इंडिया, उसके हाथों से फिसलने वाला था और उसका विशाल और फैला हुआ साम्राज्य, जिस पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता, अस्त होने वाला था। हमें अब उथल पुथल के उन वर्षों की ओर मुड़ना चाहिए कि यह घटना क्यों, कैसे होने वाली थी। सबसे बड़ा युद्ध ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका, मित्र राष्ट्र, प्रथम विश्व युद्ध की विजयी शक्तियां थीं, जो 1918 ईस्वी में पराजित जर्मनी पर लगाए गए अपमानजनक शर्तों के साथ समाप्त हुआ। भूभाग की हानि और युद्ध क्षतिपूर्ति की बृहद जुर्माना राशि ने जर्मन अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया, जिससे व्यापक बेरोजगारी और अति मुद्रास्फीति हुई। 1923 ईस्वी के अंत में एक अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर आश्चर्यजनक रूप से 4.2 ट्रिलियन जर्मन मार्क तक बढ़ गई। अगले वर्षों में जर्मनी मुश्किल से स्थिर होना शुरू हुआ था, जब 1929 ईस्वी में अमेरिकी शेयर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया और परिणाम स्वरूप महामंदी ने अभूतपूर्व परिमाण में दिवालियापन और बेरोजगारी को जन्म दिया। जर्मनी अब एक असंतुष्ट राष्ट्र में बदल चुका था और जर्मनों को दृढ़ता से लगा कि उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया था। इस पीड़ा की पृष्ठभूमि में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे लोकप्रिय रूप से नाजी पार्टी के रूप में जाना जाता है,
जिसका नेतृत्व ऑस्ट्रियाई मूल के एडोल्फ हिटलर ने किया। 1933 ईस्वी में सत्ता में आई। 1933 ईस्वी हिटलर के जोशीले भाषणों, जिसमें उन्होंने चरम राष्ट्रवाद के अपने विचारों को व्यक्त किया, ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी आत्मकथा मीन काम्फ, मेरा संघर्ष, उनकी नस्लवादी विचारधारा का विवरण देती है, जिसमें आर्यन जाति को प्रतिभाशाली और यहूदी जाति को परजीवी के रूप में पहचाना गया है और हीन स्लाव लोगों की कीमत पर पूर्व में जर्मनों के लिए लेबेंसराम या रहने की जगह लाने का विचार है। उन्होंने वर्साय की संधि के हस्ताक्षरकर्ताओं को देशद्रोही कहा, जिन्हें सत्ता से हटा दिया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने 350 मिलियन भारतीय दासों के ब्रिटेन के शोषण के लिए प्रशंसा भी व्यक्त की। आश्चर्यजनक रूप से इसके बावजूद कई भारतीयों में मेन काम्फ के प्रति एक भोला भाला आकर्षण है, जो आज भी भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। एक झिझकते हुए ब्रिटेन ने देखा कि जर्मनी एक अधिनायकवादी राज्य में तब्दील हो गया। वर्साय की संधि की घोर अवहेलना करते हुए हिटलर ने एक वायुसेना लुफ्टवाफे का निर्माण और सेना का विस्तार करना शुरू कर दिया था। ध्यातव्य है कि लुफ्टवाफे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रयुक्त एक जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ है वायुसेना। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी की वायुसेना का नाम था। लुफ्टवाफे नाजी जर्मनी की प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में उभरा। यह न केवल वायु रक्षा के लिए जिम्मेदार था, बल्कि आक्रामक युद्ध अभियानों के लिए भी एक प्रमुख घटक बना। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने युद्ध उद्योग को बढ़ावा दिया, ऑटोमोबाइल क्षेत्र को पुनर्जीवित किया और ऑटोबान नेटवर्क के पूरा होने जैसी कई सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं को बढ़ावा दिया, जिससे बेरोजगारी में भारी गिरावट आने लगी। जर्मन अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और राष्ट्रीय आशा के पुनरुत्थान ने अपनी ताकत को साबित करने के लिए पहले से ही जर्मनी में एक मजबूत ढांचा तैयार कर लिया गया था। ऑटोमोबाइल उद्योग के पुनर्जागरण और सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं ने युद्ध उद्योग को हासिल किया। जर्मनी के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के बढ़ने के साथ हिटलर अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति का परीक्षण करने के लिए तैयार था। मार्च 1938 में उसने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। उसके बाद अगले वर्ष मार्च में चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया, जबकि किसी भी प्रमुख शक्ति ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने से लेकर चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण तक, यह सब एक शक्तिशाली राज्य के पुनर्निर्माण की कहानी कहता है। ऐसे अनियंत्रित आक्रमण के आसपास जर्मनी ने अपने शक्तिशाली वायु बल के माध्यम से पोले को सुरक्षित किया। इसके बाद हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को 10 लाख से अधिक जर्मन सैनिकों के साथ पोलैंड पर आक्रमण किया, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। 2 दिन बाद ही ब्रिटेन और फ्रांस ने घोषणा की कि वे जर्मनी के साथ युद्ध में हैं। हालांकि इससे पहले कि वे कोई सैन्य कार्रवाई कर पाते, हिटलर का आक्रमण पूरा हो गया। पोलैंड का विभाजन जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हो गया, जिसके साथ उसने पहले ही एक गैर आक्रामकता संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस प्रकार रूस सोवियत संघ युद्ध के प्रारंभ में हिटलर का सहयोगी साबित हुआ। हिटलर ने फिर और हिम्मत जुटाई और जमीन और हवा में बिजली की तरह तेज युद्ध अभियान चलाया और डेनमार्क, नॉर्वे, हॉलैंड और बेल्जियम पर एक के बाद एक आक्रमण किए। इसके बाद हिटलर ने फ्रांस आक्रमण किया, जिसके पास एक बड़ी और शक्तिशाली सेना होने के बावजूद अपने खराब सैन्य नेतृत्व और विभाजित राजनीतिक अभिजात वर्ग के कारण हास्यास्पद रूप से आसानी से हार गया। 14 जून 1940 ईस्वी की सुबह जर्मन टैंक पेरिस शहर में चैम्प्स एलिसीस में गरजते हुए उतरे। फांसीवादी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली भी युद्ध की लूटपाट में अपना हिस्सा पाने की उम्मीद में जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल हो गया। बेनिटो मुसोलिनी, जिनका समय 29 जुलाई 1882 से 28 अप्रैल 1945 ईस्वी के बीच रहा, इटली का एक तानाशाही राजनेता था, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली की राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। वह हिटलर के साथ फांसीवाद के दर्शन की नींव रखने वालों में से प्रमुख व्यक्ति था। उसने दूसरे विश्व युद्ध में एक्सिस समूह में मिलकर युद्ध किया। वे हिटलर के निकटतम राजनीतिज्ञ थे। इनका जीवन अवसरवाद, आवारापन और प्रतिभा के मिश्रण से बना कहा गया है। उनकी गोली मारकर हत्या की गई। फांसीवाद का नेतृत्व करने वाले स्पेनिश जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको की सहायता की थी।
मुसोलिनी ने 1935 ईस्वी में अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित अबिसीनिया पर हमला किया और कहा जा सकता है कि यहीं से द्वितीय महायुद्ध का प्रारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हिटलर और मुसोलिनी का गठबंधन हो चुका था और जब द्वितीय महायुद्ध छिड़ा तो हिटलर और मुसोलिनी यूरोप में एक तरफ थे और दूसरी तरफ ब्रिटेन तथा फ्रांस। क्रमशः इसमें और भी शक्तियां आती गईं। पहले हिटलर की विजय हुई, फिर फासिस्टों की पराजय शुरू हुई। प्रतिरोध के खत्म होने के साथ हिटलर अजेय लग रहा था और ऐसी भविष्यवाणियां थीं कि गर्मियों के अंत तक वह ब्रिटेन पर हावी हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य के आसन्न पतन की आशंका में उसके राजनयिकों ने पहले से ही भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाना शुरू कर दिया था। अफगान सरकार के साथ चर्चा में जर्मनों ने उन्हें अपना तटस्थ रुख त्यागने और उत्तर पश्चिमी भारत में क्षेत्र और कराची के बंदरगाह के बदले में युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जिसे जर्मनी ब्रिटिश भारत पर कब्जा करने के बाद हासिल कर सकता था। बहुत पहले जर्मन लुफ्टवाफे, जर्मनी की वायुसेना, ब्रिटेन के दक्षिणी तट पर बमबारी कर रहा था ताकि एक दोनों तरफ से आक्रमण का मार्ग प्रशस्त किया जा सके, जिसका कोड नाम ऑपरेशन सी लायन था। लेकिन जर्मनों ने जल्द ही यह महसूस किया कि ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स एक कठिन प्रतिद्वंद्वी साबित हो रही है। उन्हें जल्द ही पता चला कि ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स RAF एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी थी और उन्होंने लंदन शहर पर बमबारी शुरू कर दी, जिसे RAF ने भी रोक दिया। इसके परिणाम स्वरूप जर्मनों को अपनी समग्र आक्रमण योजनाओं पर विराम लगाना पड़ा। अपने जबरदस्त युद्ध प्रयासों को जारी रखने में सक्षम होने के लिए जर्मनी को महत्वपूर्ण आपूर्ति तेल, कोयला, इस्पात, गेहूं और अनाज सुरक्षित करना पड़ा, जिसके लिए वे सोवियत संघ पर निर्भर थे, जो एक असामान्य सहयोगी था। लेबेंसराम के अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अलावा इन संसाधनों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से हिटलर ने जून 1941 ईस्वी में अपने प्रारंभिक सहयोगी सोवियत संघ को चौंका दिया, जब उसने 3 मिलियन की मजबूत आक्रमण सेना सोवियत क्षेत्र पर कब्जा करने हेतु भेजी।